भी आपको सवाल नजर आता है, जहाँ कहीं आपको डाउट होता है, आप उसको जो दिया गया उसमें लिख लीजिए। और जैसे ही आपको मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का, खुल करके आप सवाल पूछेंगे, ताकि हम लोग जवाब की भी आशा करेंगे और उसी से ज़्यादा समझ विकसित होगी। चलिए आप लोग भी तैयार हो और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर रामचंद्र राव जी को, जो कि आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया इस मंच के माध्यम से विभिन्न जगह से आए हुए लोगों को संबोधित करने के लिए। और इस मंच में जितने भी अतिथि दूरदराज आए हैं, विभिन्न संगठनों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विराजमान हैं मंच के परे सभागार में, जो मौजूद विभिन्न जगह से जो लोग आए हैं, सभी का तहे दिल से जोहार। आज का विषय और जो स्थिति है इस कानून को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे है, मैं कहूँगा। हालांकि हम देर हैं, लेकिन समय पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो तो कानून सम्मत कभी होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ वहाँ से जानकारियां सुनते हैं और एक उनका विचार बनाते हैं। तो आपने मुझे मौका दिया, और जैसे मेरे परिचय में कहा कि मैं कानून पढ़ाता हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में, और मैं समय समय पर समाज के बीच जाता हूँ जब मुझे बुलाया जाता है। तो वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मैं कोई एक्स संस्था का या वाई संस्था का प्रचार नहीं करता, और न ही किसी संस्था का विचारधारा को ढोता। मैं एक स्वतंत्र अध्यापक हूँ, प्राध्यापक हूँ, और जो कानून सम्मत जो चीजें हैं उन्हीं को मैं आपके समक्ष रखूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानिए, ये बात मानिए या वो बात मानिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा आप कानून सम्मत बात मानिए, क्योंकि मैं कानून की बात करता हूँ 24 घंटे, उसी से मेरी जीविका चलती है और जीविका का कोई संबंध नहीं। तो मैं जो भी कहूँगा कानून सम्मत बात करूँगा, और विचार आपके ये छोड़ता हूँ, आप किसको आत्मसात करते हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। संविधान से प्यार करते हैं, संविधान को मानते हैं, सभी कोई संविधान को मानते हैं? तो हम संवैधानिक बात करेंगे, सुनी सुनाई बातें हम नहीं करेंगे, और जो भी बात हम करेंगे उसका एक संवैधानिक बैकग्राउंड होगा। क्योंकि हम कानून में जब बात करते हैं तो कुछ प्रमाण के साथ करते हैं, और बिना प्रमाण के साथ अगर हम बात करें तो अब बातें नहीं सुनी जाएगी, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें, वो कोर्ट में भी मान्य नहीं होगी और वो सुनो सुनाई बातें। तो मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, तो मैं इसको खंड में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आपको जरूर कुछ न कुछ जानकारियां होंगी जो आपने मीडिया के माध्यम से, अपने स्व अध्ययन के माध्यम से, लोगों से सुनी है, उनके माध्यम से एक विचार आपने बनाया होगा। पता नहीं वो कितना सही है नहीं सही है, लेकिन मैं जो विचार दे रहा हूँ वो संविधान से बना। तो एक खंड में मैं बात करूंगा कि ये जो पैसा जो कानून है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो कानून आया तो क्यों? कुछ लोग को तो जानकारी होगी, कुछ लोग को नहीं भी होगी, या कुछ लोग को जानकारी होगी तो उतनी जानकारी नहीं होगी। तो पहले ये कानून कहाँ से आया जानना चाहेंगे ना? यस जी।
किसी का इतिहास उसका वर्तमान होता है और वर्तमान जो उसकी भविष्य होता है, इसीलिए हमको तीनों खंड को जानना पड़ेगा। और फिर हम अंत में चर्चा करेंगे इसके ऊपर जो विधियां क्या है। तो पहला पैसा का एक पृष्ठभूमि और इस कानून के आने के बाद इसमें क्या प्रावधान है, इस प्रावधान को पंचायत व्यवस्था में कैसे आया, और जब आया पंचायत व्यवस्था में तो जब हम नियमावली की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज है जिसको लेके समाज में एक असमंजस है, और ये क्या है, ई पैसा है कि पैसा है कि JPRA जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम बनाम पैसा क्या है, और उससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं वो क्या है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि आदिवासी जो है उसके लिए एक विशेष स्थान है संविधान में। आपने 5वीं अनुसूची सुना है, आपने 6ठी अनुसूची भी सुना है, आपने ये 2 अनुसूची सुना है, और इन 2 अनुसूचियों में हमारे एक तरह से कानून जो हमारे विशेष स्थिति परिस्थिति को ऐतिहासिक रूप से देखते हुए बनाया गया है। हम बहुत इतिहास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब से हमने कानूनों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया हम वहां से शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा। आपको पता है जब अंग्रेजों ने यहाँ पे आए 1600 का चार्टर हुआ, 100 साल पार हो गए, 1765 में दीवानी अधिकार मिलता है अंग्रेजों को। पलासी की लड़ाई की बात 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिलता है अंग्रेजों को कि आप नए दीवान हैं। दीवान मतलब रेंट कलेक्टर। तो अंग्रेज जो है नए दीवान हो गए और मुगल हैं उनकी दीवानी जाती है। तब से 1765 से शुरुआत तक करें तो इस आदिवासी बेल्ट में सिर्फ छोटानागपुर नहीं बल्कि पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली सी मची कि ये नया जमींदार कौन है जो हमसे लगान वसूल रहा है। और खासकर आदिवासी क्षेत्र में ये ज्यादा देखने को मिला क्योंकि आदिवासियों ने कहा कि मैंने तो जमीन बनाया है, जंगल बनाया है, मैंने आबादी बसाई यहाँ पे, मैंने व्यवस्था बनाई, हमारे खेत बनाया, तो हम लगान क्यों दिया। तो विवाद शुरू हुआ लगान को लेकर। कालांतर में अंग्रेजों को समझ आया कि ये जो लगान का जो मैटर है वो एक विकराल रूप लेता जा रहा है और विरोध पर विरोध आते जाते। तिलका मांझी का भी विरोध हो, तमाड़ विद्रोह हो और तरह तरह के विद्रोह हम देखते हैं हुए, जिसने अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर किया कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इनकी व्यवस्था, इनकी कानून अलग है। ये आम कानून, आम लोग नहीं हैं, ये खास लोग हैं, इनकी खास व्यवस्था है। 1833 में पहुंच गए, 1700 से 1833 पे पहुंच गए। 1833 में जब हम आते हैं तो विधि कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और पहली बार लॉ कमीशन बनता है। लॉ कमीशन समझते हैं, विधि आयोग। उसमें कानून का जानकार को रखा जाता है। जमाना आगे बढ़ता है, 1855 में हूल क्रांति होती है, संथाल हूल होता है, 57 में आपकी अपनी विद्रोह होती है, सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों को एहसास हो चुका होता है कि आदिवासी जो बेल्ट है उसको अगर हमको शांत करना होगा, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पे हमको कब्जा करना होगा और उनकी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त तो हिंदुस्तान नाम का कोई चीज नहीं था, रियासतें थी। तो आदिवासी भी उस बड़े विभाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने एहसास किया कि हमको पूरे देश के लिए कानून बनाना है, इसीलिए
4 लॉ कमीशन बनते हैं। पहला को हम छोड़ दें, दूसरा को हम छोड़ दें, तीसरा लॉ कमीशन 1861 से लेकर 1872 का पीरियड है, जिसको कि हम आज याद करते हैं, क्योंकि करीब करीब 211 कानून बनते हैं जिसका कि दस्तावेजीकरण होता है, जिसको कि उन्होंने इतिहास में दर्ज है अंग्रेजों के दस्तावेजीकरण का स्वर्णिम काल। जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं 1872 पे, तो 1874 हमको याद आता है। और 1874 इसलिए मैं जरूरी है हमको जानना, क्योंकि पहली बार आदिवासियों को उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए और उनको एक तरह से एक आंशिक वर्जित क्षेत्र और पूर्णतः वर्जित क्षेत्र में बांटा गया। यानी आदिवासी जो इलाके हैं वहां पे सामान्य कानून नहीं लागू होंगे, उनको सामान्य कानून से अलग रखा जाएगा। और जो गवर्नर जनरल होते थे तब के भारत के गवर्नर जनरल ब्रिटिश टाइम के, उसका जो एजेंट होगा, उसका जो प्रतिनिधि होगा, उन क्षेत्रों पे वो शासन करेगा गवर्नर जनरल के नाम पे। गवर्नर जनरल डायरेक्ट नहीं करेगा। इस तरह से आदिवासी एरिया को बांटा गया और उनको बोला कि इस क्षेत्र में हम ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरिया खास है, एक खास लोगों का है, एक खास पद्धति से हम उसको संचालित करते हैं। तो 1874 में जो कानून बनता है उसको बोलते हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। पहला कानून मिला हमको, जिसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया हमारी एक अलग डिस्ट्रिक्ट एक्ट है। धीरे धीरे इसी कानून को आधार लेते हुए हम 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं और जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान बगावत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रही थी, उसी दरमियान उन्होंने ये भी देखा कि आदिवासी जो क्षेत्र है वो एक जो स्वतंत्र क्षेत्र है, नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस है, जिसमें कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह वगैरह के नाम से हम लोग को जाना जाता था। और उसी का जो आप देखते हैं 1831-32 में कोल विद्रोह होता है, ये सब सारे विद्रोहों का नतीजा रहा कि ये एक्ट है। अब जब हम 1909 में आते हैं, ठीक है, 1909 में आते हैं तो एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फिर एक एक्ट आता है 1919, हाँ, जिसमें कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है, बोलता है कि ठीक है, जो चीजें हैं आंशिक वर्जित क्षेत्र और पूर्ण वर्जित, एक है पूरा एक्सक्लूड कीजिए, एक है थोड़ा आंशिक रूप से। इस तरह से वो नाम जो है उसको वो नाम को आगे बढ़ाते हुए जब हम आते हैं 1935 में, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि हम कहते हैं बहुत बड़ा आधार है, हमारा भारत जब आजाद होता है तो उसी का वो आधार वहां से लिया जाता है। तो उसमें भी इसी बात का जिक्र किया जाता है कि आदिवासी को 2 क्षेत्र में हम बांटे, एक है आपके नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र और एक है मध्य भारत का क्षेत्र, या कहें तो पूर्वी भारत और मध्य भारत के बीच का क्षेत्र, जिसको कि आज के डेट में हम लोग कहते हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्या है? आपका आंशिक वर्जित क्षेत्र है और पूर्णतः वर्जित क्षेत्र है वो जो है नॉर्थ ईस्ट में है, जिसमें कि हम बोलते हैं उसी 1935 के आधार पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये बात रखी जाती है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ 1950 में जब संविधान बनता है तो हम उसको 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के रूप में दर्ज करते हैं। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो क्यों ये जरूरी है? ये जरूरी हमको जानना ये है कि हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची बात करते हैं क्योंकि जो पैसा है कहाँ है? 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची हमारे बीच आ गया संविधान की धारा 244(1) में 5वीं अनुसूची,
संविधान की जो धारा 244(2) में छठी अनुसूची और इसके 2 सूची बनती है, ठीक है। तो हमने क्या पाया? 5वीं अनुसूची पाया। तो फिलहाल हम छठी अनुसूची की बात नहीं करते हैं, हम 5वीं अनुसूची पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये भी एहसास हुआ कि गांव की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए भी हमको एक सिस्टम चाहिए। तो गांव में किस तरह का सरकार चलेगी? तो संविधान ने कहा कि इसके ऊपर कमेटी बैठे, विचार करे कि गांव की जो शासक होगी वो किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या वह 2 स्तरीय होगी या 3 स्तरीय होगी। तो बहुत सारे कमिटीज बने, जिसमें कि कुछ नाम बहुत चर्चित हैं, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए कि गांव की व्यवस्था किस तरह से संचालित हो, पूरे गांव की बात कर रहे हैं, उसमें अनुसूचित और जनरल दोनों की बात कर रहे हैं। तो अंततः यह बात हुई कि गांव की जो व्यवस्था होगी वो 3 स्तरीय व्यवस्था पे होगी। और राजस्थान ने तो पहले अपने पंचायती राज कानून बना दिया, पहला राज्य हुआ। अन्य राज्य फिर धीरे धीरे अपनी जगह पे कानून बनाते रहे। वो इसलिए क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्व, समझ रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व नहीं समझ रहे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ रहे हैं? एक होता है आपका मौलिक अधिकार, एक है आपका मौलिक अधिकार आपके लिए, संविधान का नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, कि राज्य जब नियम बनाएगी या कानून बनाएगी तो पंचायतों को ऐसे पावर देगी ताकि पंचायत क्या हो सके, स्व शासन का केंद्र बन सके, यानी वो अपनी शासन अपने हिसाब से चला सके। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के 40 में वर्णित है। और उसी बाध्यता से राज्य सरकार को अपने जगह में पंचायती राज की व्यवस्था करनी एक तरह से उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ है, वो संविधान साफ है। और इसीलिए उसी के आलोक में त्रिस्तरीय पे मुहर लगी। और उसके बाद कालांतर में जब हम पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त ये जो पंचायती राज थी व्यवस्था जो की कल्पना की गई या जो आया इस पे मुहर लगी, वहां पे एक बात थी कि अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो वहां आदिवासी क्षेत्र है, खासकर जो आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए सामान्य कानून जो पंचायती राज थी वो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो क्षेत्र तो विशिष्ट है। उन क्षेत्रों की विशिष्टता तो अंग्रेजों ने भी मानी और उन्होंने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया, ठीक है, उन्होंने तो बनाया, तो उसी विशिष्टता को आगे ले जाना है। तो सामान्य कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, तो पंचायत कानून जो सामान्य क्षेत्र का कानून है वो 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होगा। इसीलिए 1992 में, क्योंकि पंचायत को उस वक्त संविधान के दायरे में नहीं लाया गया था, संवैधानिक मान्यता पंचायत को 1992 में मिली, जब संविधान में 73वां और म्यूनिसिपैलिटी के लिए 74वां संशोधन हुआ। ये दोनों संशोधन उस वक्त हुए। तो प्रथम बार पंचायत को संवैधानिक संरक्षण मिला, यानी जिस पंचायत की हम बात कर रहे हैं उसकी जो जड़ है वो संविधान में गड़ी हुई है, वो संविधान के माध्यम से आया है। तो फिर जब संवैधानिक संरक्षण मिला तो उसमें 2 भाग जोड़े गए। कौन से? भाग 9 और दूसरा भाग 9A। भाग 9 पंचायत, भाग 9A म्यूनिसिपैलिटी। अब दोनों को संवैधानिक संरक्षण मिला, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक प्रावधान किया गया पंचायतों के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये सामान्य पंचायत नहीं लागू होंगे,
सामान्य पंचायत जो अन्य राज्यों के लिए है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, और अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब है 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, जिसका की नोटिफिकेशन राष्ट्रपति ने 1950 में ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके निकाल दिया। आज हम जानते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह से 10 जो राज्य हैं वो अनुसूचित, उसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, या उन क्षेत्र वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिवासियों की बहुलता है। ठीक है, तो वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संविधान को भाग 9 में एक प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित क्षेत्र में आपको कानून लागू करना है तो उसके लिए केंद्रीय सरकार एक कानून लाएगी। और वो कानून किस लिए? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हम तो अपने सिस्टम के साथ चलते थे। पंचायत तो आ गया, लेकिन उस पंचायत को हम लोग नहीं लिया। उस पंचायत, हमारी भी व्यवस्था तो ग्रामीण व्यवस्था है, रूढ़िगत व्यवस्था बिल्कुल है, लेकिन हम तो, हमारी जो संख्या बल है वो ग्रामीण एरिया में है। तो बोला कि भाई इसमें पंचायत को हम कैसे आगे करें, लेकिन अगर हम आगे करें तो हम आदिवासियों की जो रूढ़िगत व्यवस्था है उसको मद्देनजर में करें, ताकि उनकी व्यवस्था भी संरक्षित रहे और वो भी विकास की मुख्य धारा या विकास की धारा से जुड़ सके। जो चीजें आती हैं ऊपर से वो भी उनके लिए मुहैया हो सके। तो 243 4MB ये प्रावधान है भाग 9 का। ये बताता है कि आपको विशेष कानून लाना है, और विशेष कानून लाने के लिए जब हम आते हैं तो सांसद है, एक कमेटी का गठन होता है जिसको कि हम बोलते हैं भूरिया कमेटी। उसका पूरा नाम है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। वो MP हुआ करते हैं झाबुआ के। उनकी अध्यक्षता में 1994 में ये कमेटी का गठन होता है, इस बात के लिए कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अगर हमको पंचायत का एक्सटेंशन करना है, क्योंकि पंचायत तो बनी थी, उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसके लिए विशेष कानून लाना है, और विशेष कानून लाने के लिए उसमें मंथन होना है कि अनुसूचित क्षेत्र की क्या क्या खासियत है और क्या क्या चीजें हैं जो वहां पे है, उनको कैसे हम संरक्षित करें। इसके लिए एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने अपना 2 रिपोर्ट सौंपा। पहला रिपोर्ट जो कि पंचायत से संबंधित था, और दूसरा रिपोर्ट जो कि नगर पालिका से संबंधित था। और पार्ट 9 में नगर पालिका से जो संबंधित था वहां भी केंद्रीय कानून बनाना था, लेकिन अफसोस है वहां पे कोई केंद्रीय कानून अभी तक नहीं बना। वो अलग मैटर है, हम लोग उसको अलग डिस्कस करेंगे। अभी हम पंचायत के ऊपर आते हैं, पंचायत को ही समझते हैं। ठीक है, तो नगर पालिका हम वहां छोड़ते हैं, पंचायत की तरफ हम आते हैं। और अब उसी के आलोक में, भूरिया कमेटी की सिफारिशों के आलोक में पेशा एक्ट आता है 1996। तो पेशा ने जन्म ले लिया। पेशा आया, और पेशा का संक्षिप्त नाम जो अधिनियम में है वो लिखा हुआ है द प्रोविजंस। इसको हम धीरे बोल रहे हैं, याद रखिएगा। द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत within bracket extension to the scheduled areas bracket close act comma 1996 the provisions of the panchayats extension to the scheduled areas act 1996। अब थोड़ा भी लोगों को जो ग्रामर का सेंस रखते हैं, द कब हम इस्तेमाल करते हैं? विशेष डिफाइंड चीज के लिए, है ना। द जो है प्रॉपर नाउन है। कानून की दृष्टि में इसको हम अगर व्याख्या करें तो कानून की भाषा में बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो बात दिया है, डिक्शनरी मीनिंग है, वैसे ही व्याख्या कीजिए। तो कानून की अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन में देखें कि वो कहता है विशेष।
तो भाई द प्रोविजंस कहां है? द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत। पंचायत भी डिफाइंड है, प्रोविजंस भी डिफाइंड है, शेड्यूल एरिया भी परिभाषित है, तीनों चीज परिभाषित है। तो हम अपना जोड़ सकते हैं, हम घटा सकते हैं नहीं, वो संविधान में उसको ढूंढना पड़ेगा। जो चलिए ढूंढते हैं द प्रोविजंस। प्रोविजंस कहां है? कहां है प्रोविजंस? तो प्रोविजंस को हमको समझना पड़ेगा कि जब पंचायत को जब संवैधानिक मान्यता मिली 73वें संशोधन में, तो 2 शेड्यूल संविधान में भी जोड़े गए। वो है 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल। 11वां शेड्यूल वैसे सब्जेक्ट के बारे में बोलता है, विषयों के बारे में बोलता है, जिसमें कि 29 विषय हैं, जिसके ऊपर राज्य सरकार आम पंचायत को कानून बनाने के लिए कह सकती है या उसके विषय पे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उसको निर्देश दे सकती है। वो उनके सब्जेक्ट लिस्ट है। उसी तरह से 12वां जो शेड्यूल है म्युनिसिपैलिटी के लिए है, जिसमें कि 18 सब्जेक्ट है। लेकिन वही नहीं, इसने कहा द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत। किसका? पंचायतों के उपबंध तो हम लोग देखेंगे। दूसरी तरफ अनुच्छेद 243G ये कहता है कि प्रोविजंस पंचायत के, तो राज्य सरकार प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकती है। इसके अलावा जो कि 11वां और 12वां शेड्यूल में है, राज्य सरकार को उचित लगता है तो वो निर्देश दे सकती है, वो भी कर सकती है राज्य सरकार। क्योंकि राज्य सरकार को आर्टिकल 40 में ही निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार ये प्रयास करेगी कि पंचायतों को इस तरह से विकसित करेगी ताकि वो एक स्वशासन का इकाई के रूप में उभर सके। कैसे उभरेगा स्वशासन? उसको पावर देना है, और पावर का दायरा उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हमारे आगे। लेकिन जब 96 में पैसा एक्ट आता है, तो उन्होंने बोला कि जो प्रोविजंस हमने बताए, किसके प्रोविजंस बताए? पंचायत के। उनको कहाँ एक्सटेंड करना है? शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया कौन है? वो एरिया जो 244(1) के अंदर में 5वीं सूची का है, वो एरिया है। वो कौन से एरिया है? प्रेसिडेंट का ऑर्डर हर एक स्टेट के लिए निकाला है। आपके यहाँ पे 12 जिला पूर्णतः जो अनुसूचित जिला है, हाँ, 3 ब्लॉक है और 2 पंचायत है, वो अनुसूचित जिला है। कहाँ एक्सटेंड होगा? तो इन्हीं में होगा। एक्सटेंशन कहाँ होगा? शेड्यूल एरिया में होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि वो विशेष लोग हैं और उनके विशेष सिस्टम है। और क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि भूरिया कमेटी जो इसका जनक है, उन्होंने इसका अध्ययन किया है। और भूरिया कमेटी में हमारे लोग भी थे, बंदीराव जी थे, BD शर्मा थे, और भी सारे लोग थे, बड़े लोग, उन्होंने मंथन किया। तो इस तरह प्रावधान हम समझे, वो प्रावधान का विस्तार है, उपबंधों का विस्तार है अनुसूचित क्षेत्रों में। और अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार तो होगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार होगा पैसा के सेक्शन 4 के अपवाद और उपांतर के अधीन रहते हुए। हम करेंगे बेशक विस्तार, ऐसे नहीं कि हम पूरा डाल दिए तो कर दिए विस्तार। हम जब विस्तार करेंगे तो पैसा में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसके तहत हम उसको विस्तार करेंगे, और वो विस्तार उस आदिवासी क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए खास प्रावधान है जो अन्य क्षेत्रों के लिए नहीं है। मसलन जब अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार होगा तो उनकी परंपरा,
उनकी रूढ़िगत मान्यताएं, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनका स्वशासन व्यवस्था, उनकी स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो विवादों का निपटारा करने का जो व्यवस्था है, हर एक समाज में अपने अपने जगह पे है। मुंडाओं में अलग है, ओराओं में अलग है, बढ़ा व्यवस्था है, मुंडाओं में है, हो में मान की मुंडा है। तो इस तरह संथालों में उनकी परंपरागत रूप से जो विवाद निपटान की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप करेंगे। इन सब सारी बातों का वहां उल्लेख किया गया और राज्य सरकार को भी ये हिदायत दी गई कि राज्य सरकार जब भी आप कानून बनाएंगे आदिवासी क्षेत्रों के लिए या पंचायत व्यवस्था में भी आप कानून बनाएंगे, पंचायती व्यवस्था के लिए, आम जनों के लिए, तो भी आप ये ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र की जहां तक बात आएगी तो आप पैसा के मद्देनजर कानून बनाएंगे, यानी वहां अपवाद और रूपांतर करके वहां पे लागू करेंगे। जैसे आम क्षेत्रों में मुखिया, लेकिन पंचायती क्षेत्र में जो ग्राम सभा की अगुवाई करेगा हमारा पारंपरिक व्यवस्था का प्रधान। ठीक है, तो इस तरह पैसा आती है और पैसा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आती है और पंचायत व्यवस्था क्योंकि वो भी संविधान का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? संविधान का वो भी हिस्सा है। वो कहाँ है? 9। और हमारी पैसा भी भाग 9 के 243(4) MB के तहत में पैसा और भाग 9 के तहत आपका पंचायत है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये भी क्योंकि ये कह रहा है पंचायत का विस्तार है अनुसूचित क्षेत्रों में, एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन, अपवाद और रूपांतर के तहत। ठीक है, इस तरह से पैसा हमारे बीच है, लेकिन पैसा को हमने अलग अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया। हम बिना संविधान को जाने हमने उसकी व्याख्या कई बार सुनने की कोशिश की, देखने की हुई, तो अलग अलग व्याख्या। अब हम चलते हैं थोड़ी इनकी भ्रांतियों के ऊपर। भ्रांतियां क्या क्या है और उस भ्रांतियों के आलोक में ही हम इसका जवाब ढूंढेंगे। भ्रांतियां क्या है? पैसा या पैसा। दूसरी भ्रांति, पैसा या JPRA, झारखंड पंचायती राज एक्ट। तीसरी भ्रांति, पैसा चूंकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए है इसलिए वहां चुनाव नहीं हो सकता। पांचवी भ्रांति, और ये भ्रांति में सिर्फ एक पक्ष को नहीं कह रहा, ये भ्रांति है हमारे सरकार को। हम सरकार को नहीं अच्छा कह रहे हैं, अगर उनकी गलतियां हैं तो हम उसको भी पॉइंट आउट करेंगे, अगर गलतियां हमारे समझ में हैं उसको भी पॉइंट आउट करेंगे। मैं सरकार के बिहाफ में नहीं बोल रहा हूं, अगर सरकार की भी गलतियां हैं मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, हमारी अपनी समझ की गलतियां हैं मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो पहले हम अपनी समझ सुधारें, फिर सरकार की गलतियां में बताऊंगा। पैसा या फिर पैसा। आपने सुना है वन अधिकार कानून? कितने लोगों ने सुना है वन अधिकार कानून? ठीक है, बहुत आए ना। और वन अधिकार कानून के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में वन है तो वन अधिकार कानून लागू होता है। केंद्रीय सरकार का कानून है, केंद्र सरकार का कानून है कि नहीं? हाँ। अब मुझे बताइए उस कानून का पूरा नाम क्या है? वन अधिकार कानून का पूरा नाम क्या है? गजट देखिए, गजट। नहीं, आपको गजट से नहीं मतलब, किसी को पता है? गजट विधान में बनेगी, हमारे बोलने से वन अधिकार कानून 2006 होगा। वन अधिकार कानून का पूरा नाम क्या है? आप गजट लाइए उसके बाद बात कीजिए। बीच में नहीं बोलेंगे, आप उस पॉइंट को नोट करके रखें, बीच में नहीं बोलेंगे। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। वन अधिकार कानून का पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी विदिन ब्रैकेट वनों पर अधिकार अधिनियम 2006।
अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स within bracket Forest Rights Act 2006। अगर उसको हम संक्षेप करते हैं तो क्या होता है? फॉरेस्ट का F, ड्वेलर्स का D, शेड्यूल्ड ट्राइब का S, T हो गया FDST और एंड अन्य परंपरागत वन निवासी क्या हो गया? अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर OTFD, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। क्या आपको ये चीज याद रहता है? कितने को ये चीज याद रहता है? FDST एंड OTFD RF रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2000 कितने को याद रहता है? हम सब जानते हैं वन अधिकार के नाम से, जानते हैं कि नहीं जानते? कौन सा याद रहता है आपको? वन अधिकार कानून याद रहता है। तो बोलचाल की भाषा में क्या है हमारे पास कानून? वन अधिकार अधिनियम, इतने ही ना जानते हैं। बाकी एक्ट में तो लिखा हुआ है, हम उसको तो मना नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन हमारी बोलचाल में, हमारी जबान में, हमारे सारी चीजों में हम सभी जानते हैं एक्ट में जो भी लिखा है। कानून की अपनी चीज है। क्या वो बदल जाता है? अगर हम बोलते हैं वन अधिकार कानून तो सारा कुछ बदल जाता है? कानून बदल जाता है? नहीं बदलता है। कानून की आत्मा एक है, कानून के प्रावधान एक है। हमारी और आपकी समझ अलग हो सकती है, क्योंकि हमारी और हमारी समझ जरूरी नहीं कि एक सोर्स से आ रही है, एक स्रोत से आ रही है। अगर एक स्रोत से आ रही होती या फिर अब सब कानून की समझ रखते तो मेरे जैसा प्राध्यापक की जरूरत नहीं पड़ती विश्वविद्यालय में पढ़ाने की। सब पढ़ लेते हैं यूट्यूब देख के, करते ना, सब कुछ तो अवेलेबल है। या तो कोर्ट व्याख्या करेगा, या लॉयर करेगा, या जानकार लोग करेंगे। ठीक है। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लारा के बारे में सुना है? हम इस कोई लारा दत्ता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लारा के बारे में सुना है? लारा कानून नहीं सुना? सुनना चाहिए, जानना चाहिए। लारा क्या है? भूमि का जो कानून है, अभी नया कानून जो 2013 का है, उसको हम लोग संक्षेप में बोलते हैं लारा, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। ठीक है, भूमि से संबंधित कानून है। अगर आप उसको पूरा नाम पे चाहें तो उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? नहीं पता? मैं बताता हूं। राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उसको संक्षेप करके तो क्या हो गया? RFCTLAARA 2013। क्या आप बोल पाएंगे? हम क्या जानते हैं? लारा बोले तो भाई लारा मतलब लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट, संक्षेप में हम उसको बोलते हैं। एक कानून का जो नाम वास्तव में है तो पूरा नाम देता है ना। हम आम बोलचाल की भाषा में उसको संक्षेप करते हैं ताकि सहज हो। क्या हम सहज करने के लिए उसको बोल दिए छोटा तो कानून बदल गया? क्या बदल गया? क्या नहीं बदल, अमेंड हो गया क्या अपने से? वो कुछ दूसरा बोल दे तो वो अपने में संशोधित हो गया क्या? चमत्कार हो गया? ऐसा तो नहीं होगा। कानून तो वही है। हम उसको कुछ बोले, कानून का आत्मा नहीं बदलता है। कानून के शब्द अगर ए लिखा हुआ है तो ए ही रहेगा। कोर्ट में एक की व्याख्या भी होती है, कोर्ट में द की भी व्याख्या होती है, जिसको कि हम बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन तो यहां पे हमको उसी संदर्भ में समझना है। तो इसी तरह बहुत सारे अन्य कानून हैं जिसका कि संक्षेप हम नाम जानते हैं, लेकिन उसका नाम जो है एक्ट में कुछ लिखा रहता है। अब हम वैसा भी करवाते हैं।
पैसा में क्या बोला? प्रोविजंस। हमने मना किया क्या? वो प्रोविजंस नहीं है, नहीं मना किया, प्रोविजंस ही रहेंगे ना। अगर प्रोविजंस बोल के कुछ और चीज आती तो हम प्रोविजंस डालते, लेकिन मेरे नहीं बोलने से भी वो प्रोविजंस है ना वहां पे। प्रोविजंस बदल तो नहीं गए, कोई चमत्कार तो नहीं हुआ, तो फिर हम प्रोविजंस बोले, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत बोले, या सिर्फ हम पैसा बोले तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हम उसी को बोल रहे हैं ना, उसमें ही जो धाराएं हैं उसी से इंगित हो रहा है, वही प्रोविजंस के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर कुछ नयापन है उसमें, तो जो पैसा भी पैसा है, तो इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पैसा बोले तो कोई धर्म नहीं है उसके अंदर, कानून का कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई कानून धर्म विशेष के लिए बनता है तो अलग है, लेकिन कानून की सभी राज्यों के लिए, वो 10 राज्यों के लिए कानून है, कोई झारखंड के लिए इकलौता नहीं है। वो कानून जो है 10 राज्यों के लिए है, झारखंड को लेकर, और उन 10 राज्यों में कोई अलग धर्म के मानने वाले होंगे, तो ये कहना गलत है कि भाई ये ईसाई प्रायोजित है, या ये सत्ता के लिए ही किया है, या किसी एक कानून है जो आपके आदिवासी क्षेत्र के लिए आपको स्वशासन की व्यवस्था के अनुरूप आपको विकास करने की अवसर देता है। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं और उसको हमको समझना चाहिए और हमको उसको जानना चाहिए और उसी तरीके से जानना चाहिए। उसमें कोई बदलाव नहीं है, चाहे उसके नाम आप कुछ करें, आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप उसको भी पैसा भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक्ट बोल रहा है। लेकिन सुविधा के लिए आप पैसा भी बोलेंगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भ्रम में ना रहे कि कोई अलग सा कानून है, कानून एक है, नाम जाओ हो जो भी आप बोले, ठीक है। और इस तरह से हमको उस भ्रम से निकलना है। दूसरा जो है, जो भ्रांति है, वो है कि भाई जेपीआरए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं होगा, या जो जेपीआरए बना है वो पैसा ही है, ऐसा नहीं। आप सारे राज्यों का जिन्होंने पंचायती राज पैसा का नियमावली बनाया है उसको अध्ययन करें। सरकार को, राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि 96 में जब एक कानून आया 24 दिसंबर 96 में, तो राज्य सरकार उसको लागू करे अपने कानून बनाकर 1 साल के अंदर, नहीं तो स्वतः वो कानून लागू हो जाएगा। ऐसा प्रावधान पैसा में दिया गया। तो पैसा जो है 1997 से ही लागू है, 25 दिसंबर 1997 से ही वो कानून लागू है। लेकिन कानून को लागू करने के लिए वो खुद से चलेगा नहीं, उसके लिए राज्य को, क्योंकि पंचायत का विषय राज्य का विषय है। आपने देखा होगा 7वीं अनुसूची में कौन सा राज्य किस विषय पे कानून बनाएगा ये स्पष्ट है, वो भी संविधान का हिस्सा। क्या हम उसको अवहेलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसमें जो राज्य पंचायत का विषय वो राज्य सरकार का विषय है। अब राज्य सरकार का विषय तो है, लेकिन राज्य सरकार को ये निर्देश है कि जब भी वो पंचायत से संबंधित कानून बनाएगी, खासकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, तो पैसा में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको उसमें इंक्लूड करेगी। एक तो उन्होंने किया 2005 एक पंचायती राज एक्ट बना के, लेकिन सभी कुछ वहां पे नहीं आया। कुछ चीज आए, कुछ चीज नहीं आए। क्या चीज आए? जैसे कि रिजर्वेशन का मामला है कि एकल पद पे तीनों लेवल पे अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी ही प्रखंड का प्रमुख होगा, मुखिया होगा और जिला परिषद अध्यक्ष होगा। ये 100% रिजर्वेशन, वो भी एक कोर्ट केस की बदौलत। राकेश कुमार बनाम भारत सरकार के की। तो इस तरह से वहां पे जो प्रावधान करने थे, सारे प्रावधानों को राज्य ने अपने पंचायती राज कानून में नहीं किया। गलती वहां हुई राज्य सरकार की।
करना था नहीं किया, तो उसको सुधार करना है। वो सुधार कैसे करना है कि पंचायती राज पैसा जो कानून है, पंचायतों को वन अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार जो कानून है उसके ऊपर नियमावली बनाना है। आज जो सरकार नियमावली बनाने की बात कर रही है, ड्राफ्ट इधर से उधर हो रहे हैं, तो वो नियमावली जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के विशेष स्थान को देखते हुए उसको बनाना है ताकि वो सारी चीजें उसमें आ जाए। सेक्शन 4 का जो बात है उसमें आ जाए ताकि कोई भी बिंदु उसमें छूटे नहीं। वो इसलिए भी जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पैसा जो कानून है, पैसा हमारे बीच एक कानून है, आपके पास भी वो कॉपी है। हर एक जो सेंट्रल कानून होता है उसमें नियम बनाने का एक प्रावधान होता है कि इस कानून के इस धारा में आपको उस कानून से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। जैसे आपने वन अधिकार कानून के बारे में सुना है, तो वन अधिकार कानून जो केंद्रीय कानून है उसमें वो प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए, और उसको इस्तेमाल करते हुए 2008 और 2012 में नियम बनाए गए। उसी नियम से वो कानून क्रियान्वित होते हैं। अब पैसा में ऐसा कुछ नहीं वर्णित है। ऐसे संकट में जहां पे केंद्र कानून कुछ नहीं बोलता है और जो विषय जो होता है राज्य सरकार के अधीन होता है 7वीं अनुसूची के तहत, तो राज्य सरकार उस पर कानून बनाती है, लेकिन जो कानून वो बनाती है वो उसके आलोक में होना चाहिए, पैसा केंद्रीय कानून के आलोक में होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक तो है आपका केंद्रीय कानून पैसा, दूसरा है जेपीआरए जो कानून है वो राज्य का कानून है। पैसा जो कानून है वो भाग 9 के एक पर्टिकुलर धारा 243(4) M4B के तहत आ रहा है, और जेपीआरए जो है वो भाग 9 के अंदर में वो समान क्षेत्र के लिए आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पैसा जो कानून है वो विशेष क्षेत्र के लिए हो गया, जेपीआरए जो कानून है वो समान क्षेत्र के लिए हो गया। जब तक हमारी नियमावली नहीं थी तो वो हमारे सामान्य क्षेत्र में, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में भी था, लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों को लेकर वहां पे किया गया था। लेकिन चूंकि अब हम समझ की नियमावली बनी हुई है तो स्पष्ट रूप से वो सारी चीजें जो वहां पे नहीं थी उन सारी चीजों पे एक नियमावली बना के हमको लाना है। इसी का प्रयास जो है अन्य राज्य सरकारों ने किया है। उन्होंने अपने अपने पंचायती राज कानून में फेरबदल करते हुए पैसा के आलोक में अलग से नियमावली बनाई है। अगर हम उदाहरण स्वरूप ले लें तो आंध्र प्रदेश ने कानून बनाया है, उसी तरह से हमने देख लिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कानून बनाया है, उसी तरह से हम देखें तो गुजरात ने कानून बनाया है, उसी तरह से हम देखें तो राजस्थान ने कानून बनाया है, उसी तरह से हम देखें तो तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश का ही कानून को अंगीकार किया है। लेकिन 2 राज्य जो हैं हमारे झारखंड और उड़ीसा ने कोई अभी तक नियमावली नहीं बनाया है। और जिन राज्यों ने 6 राज्यों ने बनाया है उन्होंने क्या किया, अपने ही पंचायती राज एक्ट में चेंज करके एक प्रोविजन डाला कि अब से ये सारे प्रोविजन जो है अनुसूचित क्षेत्र में लागू होंगे और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैसा नियमावली बना दिया है। तो अगर राज्य सरकार नहीं बनाएगी तो कहां से कानून बनेगा? और कानून जब बनेगा, चूंकि पैसा में कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया है कि यहां से रूल बनाना है, वो रूल बनाने का पावर कहां से आएगा? राज्य सरकार के पंचायत राज अधिनियम से आएगा, क्योंकि इसी का उदाहरण देते हुए 131(1) का पावर इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार पैसा नियम बनाएगी और वो पैसा के अनुरूप होगी, पैसा के अनुरूप होगी। तो जिसको कि कानून की भाषा में बोलते हैं एनेबलिंग प्रोविजन, यानी कानून बनाने की शक्ति कहां से लाएंगे? तो वो आपके, चूंकि पैसा नहीं वर्णित नहीं है तो वो कहां से आएगा? आपके राज्य के कानून से आएगा। उस धारा को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि अन्य राज्यों ने भी
यही किया है। तो या तो अन्य राज्य हमारे हिसाब से गलत है, तो फिर अन्य राज्यों को भी हमको चैलेंज करना पड़ेगा। सिर्फ झारखंड ही सही है ऐसा तो नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज पे हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात आते हैं, उन्होंने बनाया लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां भी रही। जैसे अभी जो नियमावली घूम रही है उसमें उन्होंने लिखा है कि अधिनियम का अभिप्राय है, फिर उसने लिखा है अपना राज्य का, पंचायत का, और आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दो ऐसे ही राज्य हैं, दो ही राज्य हैं जिन्होंने लिखा है अपने पेशा नियमावली में कि अधिनियम का अभिप्राय है पेशा, पंचायतों का उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। तो सिर्फ दो हिंदुस्तान में अब तक के दो ही राज्य ने पेशा लिखा है, बाकी राज्यों ने लिखा है पंचायती राज अधिनियम। अपने अपने राज्य का, राजस्थान का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, हिमाचल का हिमाचल पंचायती राज अधिनियम, इस तरह से। तो वहाँ हो सकती है विसंगतियां हैं, उसको बेशक उसमें सुधार होना चाहिए जो अभी नियमावली घूम रही है, लेकिन इसमें अभी दो राय नहीं कह सकते हैं क्योंकि बाकी राज्यों में भी उसी का इस्तेमाल किया। अब रही बात, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्षेत्र के लिए हैं, लेकिन ये है भाग 9 का हिस्सा, तो इसीलिए इस कानून का नाम है पंचायतों का उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के। ठीक है, तो इस तरह से दो विभिन्न कानून, लेकिन दोनों का सोर्स एक जगह, भाग 9, और भाग 9 कहाँ? संविधान में। और संविधान में आपके और भी सारी चीजें हैं जिसको इसके आलोक में कानून आया है। तो जब हम कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, तो संविधान का केवल पैर को मानने से हम संविधान को मान लेंगे? संविधान कहाँ केवल मान लेंगे तो हम बोलेंगे संविधान मान लेंगे? संविधान एक बृहद ढांचा है, उसमें एक चीज है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा चीज भी है, तो हमको समूचा संविधान को देखना है। हम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जैसे हम कहते हैं ना कि 4 अंधे 5 अंधे थे और हाथी को पकड़े, और एक को जो पकड़ा तो बोलता है कि हाथी का पैर है, तो बोलता है अरे यार खंभा है, वो पूंछ को पकड़ता है तो बोलता है ये रस्सी है। इस तरह से हम संविधान को नहीं जान सकते, वो कुछ ना तो रस्सी है ना खंभा है, वो हाथी है। तो संविधान को समूल जानना होगा और हम उसको संवैधानिक दृष्टि से समझने की बात है। तो इस लहजे में पेशा आती है। हम ये नहीं कह रहे कि पेशा या पंचायत में हर कुछ बात हमारे लिए हो गया है। राज्य सरकार की भी गलती है कि उन्होंने जब कानून बनाया या अब भी जो नियमावली बनाया, बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद ड्राफ्टिंग में था, यथासंभव हम लोगों ने बहुत सारी बातें हमारी पारंपरिक व्यवस्था के अंदर जो होनी चाहिए उसको हम लोगों ने डलवाया है और वो यहाँ पे है। लेकिन कुछ सारी चीजें जो हम लोग अभी नहीं देख पाए हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ओरिजिनल क्या है, तो देखने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या चीज हमारे प्रजा ब्यूरोक्रेसी वालों ने छोड़ रखा है। तो बहस होनी चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए नहीं है और क्या चीज पेशा में है, तो उसके अनुरूप हमारी चीजें वहां आनी चाहिए। बहस का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए इसका नाम क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ये यदि दूसरा मिथ्या हमको दूर करने की जरूरत है और हमको मांग करनी चाहिए वो चीजें जो यहाँ पे नहीं है। मसलन कौन सी चीजें नहीं है? मसलन मैं बता दूं, आपका जो रिजर्वेशन का मामला है, आज आप चुनाव में जो भी होते आए हैं, एकल पद पे हमेशा आदिवासी रहा है कि नहीं? ठीक है, वो किसकी देन है? पेशा की देन है। इस चीज को कोर्ट में लड़ा गया। 2010 में एक केस हुआ राकेश कुमार, जिसमें कि झारखंड हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा जो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासियों के द्वारा, कि जो रिजर्वेशन आप दे रहे हैं महाशय, ये संविधान के खिलाफ जाता है। मतलब ये जो प्रोविजन है 4G का जो पेशा में लिखा हुआ है, जो कहता है कि अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित क्षेत्र में 100% रिजर्वेशन मिलेगा, 100%।
वो गलत है कह के उन्होंने पिटीशन दायर किया। हाई कोर्ट ने उसको बोला कि हाँ सही है, नहीं होना चाहिए। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए वो जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, बाहरी लोग जरूर आए हैं, वहां की जनसंख्या जरूर बदली। आज आदिवासी कल 100 थे तो आज आदिवासी 50 जरूर हुए होंगे, लेकिन वो क्षेत्र किसका है? आदिवासी का। इसीलिए महाशय, क्योंकि वो आदिवासी का है, आदिवासी भोले भाले हैं, अगर आदिवासी अपनी जमीन पे नहीं रख पाएगा, उनकी जमीन साहूकारी ले लेंगे और ये चालाक लोग हैं, ये कपटी लोग हैं, आदिवासी को दिग्भ्रमित करेंगे, उनका सारा नष्ट कर देंगे। इसीलिए हालांकि उनकी जनसंख्या गिरी है, लेकिन वो क्षेत्र आदिवासी का है, इसीलिए आदिवासियों को एकल पद पे संपूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। और ये किसने दिया? भूरिया कमेटी के वजह से। भूरिया कमेटी के बारे में बताएं। भूरिया कमेटी ने हमारे लिए सोचा, और आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो भूरिया कमेटी की बातें, उसकी चीजें उस जजमेंट में लिखी हुई है। और इसके आलोक में हमने केस को जीता, तब जाके आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव हुआ। तो एक तो हमने 10 साल में पंचायत चुनाव किए, और आज हम फिर वो भ्रम की स्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हम फिर कोर्ट केस जाएं, ये नहीं हो सकता। दूसरा तो वो भ्रम की स्थिति, लेकिन उस केस का एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि सरकार जो अभी कह रही है कि देखिए भाई साहब, आपने तो वहां पे चले गए, और कोर्ट ने जब उसके ऊपर फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के साथ साथ जो सेक्शन पंचायती राज एक्ट में है और जो प्रावधान पैसा में है, जेपीआर में है, वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है। और ये बात और मुखर के तब आती है जब एक और केस फाइल होता है आपके पैसा का धारा 4O के तहत। वो केस जो जाता है PNS सुरीन का केस, PNS सुरीन बनाम झारखंड सरकार, वो जो केस जाता है, लेकिन अफसोस है उस केस को सही तरीके से रखा नहीं जाता है। और वो जो क्या है धारा, वो कहती है कि पैसा कहता है साहब कि जब अनुसूचित क्षेत्र में आप जो पंचायत व्यवस्था या की कल्पना करेंगे, या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की बात आप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या स्वरूप होना चाहिए उसकी बात करेंगे, तो आपको छठी अनुसूची का जो पैटर्न है ना, छठी अनुसूची मतलब वो राज्य जो असम, जो मेघालय, जो मिजोरम, जो त्रिपुरा है, ऐसे राज्य में जो ऑटोनोमस स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त शासी परिषद वहां काम जो कर रही है, उसके पैटर्न को आपको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जिला स्तरीय व्यवस्था जब आप बनाएंगे तो उसका अनुकरण करेंगे। लेकिन हमारे राज्य सरकार ने नहीं किया और इसके लिए एक केस फाइल हुआ। लेकिन अफसोस है उस केस का नतीजा बुरा हुआ। बुरा इसलिए क्योंकि जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो बातें हमको रखना चाहिए था एक मेरिट के आधार पे, वो बातें नहीं रखी गई। उसमें दो बातें रखी गई। पहले बोला गया कि देखिए साहब, जो पैटर्न की बात आप कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र छठी अनुसूची का पैटर्न 5वीं अनुसूची में जिला स्तर पे होना चाहिए, यानी स्वायत्तशासी जिला परिषद का की बात कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारा जो झारखंड पंचायती राज एक्ट है ना, उसमें हम लोगों ने वो पैटर्न तो दे दिया है। कैसे दिया? आपके सेक्शन 73 में जिला स्तर के लोगों को कुछ अधिकार दे दिया, प्रखंड स्तर के लोगों को कुछ अधिकार दे दिया, ग्राम सभा के पंचायत में अधिकार दे दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने पैटर्न को फुलफिल कर दिया। तो ये पैटर्न का फुलफिल करके उन्होंने कहा कि देखिए, वो तो हमने पैटर्न को अनुकरण तो कर दिया, इसलिए वो जो उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, अफसोस की बात है। और कभी भी उस जजमेंट में
भूरिया कमेटी का सुझाव या भूरिया कमेटी का सिफारिश को सामने नहीं रखा और उसकी नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 4O का बात जो है वो ऑलरेडी आपके राकेश कुमार का जजमेंट में हम लोगों ने बता दिया है। भैया राकेश कुमार का जजमेंट तो रिजर्वेशन में था, क्या स्वायत्ता देने का बात है कि इस पैटर्न पे देने का बात है, ये तो सवाल ही नहीं था। लेकिन उसको समूल उसमें उसको जोड़कर बता दिया कि ये जो मैटर है वो राकेश कुमार का केस में तो हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन अगर आप भूरिया कमेटी को पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला कि हमको स्वायत्ता क्यों चाहिए, हमको छठी अनुसूची का पैटर्न क्यों चाहिए, हमको इसलिए चाहिए क्योंकि भूरिया कमेटी ने अपने सिफारिश अपने रिकमेंडेशन में रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट हमारे पास है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, उन्होंने कहा कि छठी अनुसूची का पैटर्न ना 5वीं अनुसूची के लिए उपयुक्त है। हमारी राज्य सरकार क्या कहती है, नहीं उपयुक्त नहीं है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला, भूरिया कमेटी की बात कह रहा हूं, भूरिया कमेटी कौन है, इस कानून का जन्मदाता है, संविधान का जन्मदाता, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर्स है। तो जब कभी भी विवाद होगा तो हम देखेंगे कि संविधान निर्माताओं के मन में क्या था संविधान बनाने के लिए। उसी तरह से जब हम पैसा में कानून बनाने की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो भूरिया कमेटी के ड्राफ्टिंग मेंबर्स की मंशा क्या थी, और उन्होंने मंशा को बोल के नहीं बल्कि लिख के दिया है। आप उसको पढ़िए, और जो भी कोर्ट गए हैं उसको पढ़ना चाहिए था, अफसोस है नहीं पढ़े, केस हार गए, स्वायत्ता से हमको दूर कर दिया। मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो नौकरशाह है, नौकरशाह तंत्र जो है आदिवासी क्षेत्रों के दिल को छुआ नहीं है, और इस वजह से हम मानते हैं और इस वजह से हम चाहते भी हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में छठी अनुसूची का पैटर्न लागू हो। इस बात के बावजूद कि छठी अनुसूची में बहुत सारी विसंगतियां हैं, ठीक है, वो दूर किए जाएंगे, लेकिन उसकी उपयोगिता 5वीं अनुसूची से हम उसको नकार नहीं सकते। ये मेरा नहीं शब्द है, ये भूरिया का शब्द है। मैं भूरिया के शब्द को आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। और उन्होंने बोला कि स्वायत्ता जो है उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, स्वायत्ता से कोई छेड़छाड़, हालांकि उसमें खामियां हैं लेकिन हमारे लिए वो उपयुक्त है। और जब हमारा केस गया 4O के तहत, इस बात को हमने रखा ही नहीं कोर्ट में। नतीजा क्या हुआ, सरकार को एक मौका मिल गया, उन्होंने बोला कि ये तो बात तो राकेश कुमार में ऑलरेडी हो गया है, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जब वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, लोगों ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया, तो वो वहां पर डिसमिस हो गया और हम अपनी स्वायत्ता लेने से चूक गए। नहीं तो आज अगर हमारे पास फैसला होता तो सरकार को भी माननी पड़ती। तो सरकार की तरफ से चूक क्या है कि सरकार को एक मौका मिल गया हमको स्वायत्ता ना देने का, जो कि हम अपने कर्मों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। और यही बात अगर आप राकेश कुमार का केस देखेंगे तो राकेश कुमार में हमने भूरिया कमेटी की सिफारिशें रखी थी, और उसी सिफारिशों के मद्देनजर उन्होंने हमको, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संवैधानिक है पैसा और 100% रिजर्वेशन संवैधानिक है, और उसी वजह से आज हम एकल पद पे बैठे हुए हैं। नहीं तो आपको लगता है कि ये दीपू लोग हमको बैठने देते एकल पद? लगता है आज कोई समझ नहीं, क्योंकि इतना छिप रहे हैं। हम भी स्वायत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कोई और भी स्वायत्ता के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारी समझ जो होनी चाहिए, हमारी समझ में एक रूपता होनी चाहिए, और हम सही चीजों के लिए लड़े, हम गलत चीजों के लिए ना लड़े। और अभी तो हमारे पास एक विरोधाभास जजमेंट आ गया, सरकार के लिए वो बहुत बढ़िया हो गया। सरकार तो बोलेगी कि आप तो केस हार गए, तो आप छठी अनुसूची का पैटर्न आप भूल जाइए, क्योंकि हमारे खिलाफ जजमेंट है। तो उसका जो भविष्य में जो होगा, भविष्य में जो क्या होगा
वो कानून की भाषा में अभी जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट जुडिकाटा। रेस्ट जुडिकाटा मतलब सिमिलर मैटर में, सिमिलर कोर्ट में, सिमिलर पार्टी के बीच सेम रिलीफ के लिए आप नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आपको मेरिट पे कारण बनाना होगा और तभी जाके आपका वो निर्णय है। खैर वो तो भविष्य की बात है, लेकिन जो मिथ्याएं हैं, जो भ्रम है, उसमें हम ना फंसे और सरकार भी ये न कहे कि हमने सारा कुछ कर दिया है। सरकार के एंगल से भी बहुत कुछ करना है, नियमावली बनना है। कोशिश हो कि इस नियमावली में पैसा के सारे प्रावधान आ जाएं और सारे चीज बिंदुओं पे एक कानून आ जाए, ताकि हम सही दिशा में कह सकते हैं कि जो पंचायत व्यवस्था है, जो हम लोग के लिए भिन्न है और पैसा के आलोक में है, और वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है बल्कि अन्य सारे 9 राज्यों के लिए भी है। तो आप कानून में विश्वास करते हैं, आप संविधान पे मानते हैं, तो रास्ता भी संवैधानिक होगा, रास्ता भी संवैधानिक होना चाहिए। अगर हम संविधान की हक की मांग करते हैं और रास्ता हमारा असंवैधानिक होता है, तो बातें आपकी नहीं सुनी चाहिए। इसलिए हमको संविधान को पूरा समझना है और जो चीज़ें हो रही है उसको हमको कान खोलना है, सही जानकारी लेना है, और हमको जहाँ भी भ्रम होता है वहाँ पे सवाल पूछना है और जानकार व्यक्ति से सवाल पूछना है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ शंकाएं को दूर करने का जो प्रयास किया हो। अगर आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब धन्यवाद प्रोफेसर रामचंद्र उरांव सर को।